जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार, सिलेक्टेड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2017 बैच एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं स्पेशली लेकर के आया हूं जीके स्ट्रेटेजी के ऊपर। फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के, और 25 क्वेश्चन को मैं किस तरीके से डिवाइड करता हूँ और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। जब मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम की तैयारी की थी तब मैंने जीके कैसे तैयार की थी और कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में से मैंने डिवाइड करके 25 में से 20 क्वेश्चन जीके में लिए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जीके में साइंस को ही मानता हूँ। साइंस में मेनली 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन मैं एक चौथे पार्ट को भी साइंस में ही इंक्लूड करता हूँ जो कि है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था तो श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर से भी कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आ सकता है। फिजिक्स में से मैं मानता हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में से मैं मानता हूँ कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और बायोलॉजी में से मैं मानता हूँ कि 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल साइंस में से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 8 क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि जैसे मैंने 3 बोल दिया तो 3 ही आएंगे। हो सकता है कि वो 3 क्वेश्चन से 2 हो जाए और 1 क्वेश्चन कंप्यूटर का आ जाए, लेकिन मैं इस बात पर श्योर हूँ कि आपके मिनिमम 7 या 8 क्वेश्चन साइंस से ही आने वाले हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बाद में बताऊँगा कि तैयारी कहाँ से करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम आर्ट्स वाले पार्ट की। आर्ट्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटल पार्ट मैं 10 नंबर का मानता हूँ कि 10 नंबर इन सब में से कवर होता है। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है फ्रेंड्स, वो इस एग्ज़ाम के लिए मैं मान के चलता हूँ कि नेग्लिजिबल है। अगर आएगा तो हद से हद 1 क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा तैयारी करें। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये डिजिट्स बता रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, तो इस पर आप लोग अपने बुद्धि से, आप लोग अपने विवेक से काम लीजिए और उसी तरीके से तैयारी कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स 2 पार्ट बचते हैं, एक करंट अफेयर और एक जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस एग्ज़ाम में। और रही बात जनरल नॉलेज की, तो बाकी बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं वो सारे जनरल नॉलेज से आते हैं। अब बात आती है कि इन क्वेश्चंस को डिवाइड कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जब मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था तो उसकी कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। जैसे कि बायो का एक क्वेश्चन था, आँख के सबसे इनर पार्ट को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको भी पता है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन को ढूंढ के याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, मैं बताऊंगा तो आप लोग फिर भूल जाओगे। आई के इनर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, इरिस बोलते हैं, आप लोग खुद पता करो। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे बायो के और क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में जैसे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, इस कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चंस ही इस एग्ज़ाम में आते हैं। करंट अफेयर को याद करने के लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोग अफेयर को केवल ऑब्जर्व करो, उसको एक बार पढ़ो, जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में करोगे तब आपको हो सकता है कि वो क्वेश्चन याद ना हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे और उसके ऑप्शंस पढ़ोगे तब आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। मेरी भी यही स्ट्रेटेजी है, जब भी मैं करंट अफेयर को पढ़ता हूँ या न्यूज़पेपर में देखता हूँ या कभी मैं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो मुझे कोई मैगजीन दिखती है अच्छी तो मैं उसको ख़रीद लेता हूँ और मैं उसको फ्री टाइम में पढ़ता हूँ, या टीवी में न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद रह जाती है, मैं उसको रटता नहीं हूँ। जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ तो मुझे ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था, ये आंसर सही है। अगर नहीं भी आता है तो 50-50 के चांसेस बन जाते हैं और आप लोग टिक लगाने लायक हो जाते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज का पार्ट, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज से आते हैं। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि किसी अदर टॉपिक से हो, लेकिन मैं इनको जनरल नॉलेज के टॉपिक से मानता हूँ। जैसे कि कौन से स्टेट की कैपिटल क्या है, 50 रुपये के नोट के ऊपर कितनी लैंग्वेज हैं, 10 रुपये के नोट पे कितनी लैंग्वेज है, कौन से नोट का कलर क्या है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा
एरिया वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चंस जनरल नॉलेज में आते हैं जो कि आप लोगों को आने ही चाहिए। अब मैं बात करता हूँ उस स्ट्रेटेजी की जो मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए खुद के ऊपर लागू की थी। तो फ्रेंड्स मैं कभी भी जनरल नॉलेज या जीके का पार्ट जो है बुक से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। मैं बुक से तब पढ़ता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, जब मैं फ्री होता हूँ। एग्ज़ाम आने में 2 महीने या 2.5 महीने बाकी होते हैं। फ्रेंड्स जब लास्ट का 1 महीना बच जाता है तो मैं रिवीजन करता हूँ। और रिवीजन कैसे करता हूँ, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्पोर्ट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं टॉपिक को कवर करता हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। सबको पता है कि पॉलिटिकल साइंस से हर बार एग्ज़ाम में आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं गूगल पे सर्च करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स अब आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 41 क्या है, आर्टिकल 41A क्या है, या जो भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फ्रेंड्स मेरा आपको ये सजेशन है, अगर आप लोगों के पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप उसको प्रिंट कर लो, या फिर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नोटबुक में राइट कर लो ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहे। फ्रेंड्स आर्टिकल्स मैं हमेशा ऐसे ही याद करता हूँ क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर आर्टिकल को याद कर रखना इम्पॉसिबल होता है। गूगल पे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सामने दिख जाते हैं, तो गुड बेटर बेस्ट होगा कि आप लोग उन्हीं आर्टिकल को याद कर लो और अपना स्कोर करो एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स जब आप लोग प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट करोगे तो आप लोग ये खुद एनालाइज करोगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि इस बुक का राइटर कौन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बुक जो है इस राइटर की है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके लिए मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा कि इम्पोर्टेंट बुक एंड राइटर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स जब आप इस तरीके से गूगल पे सर्च करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप लोग उन क्वेश्चन को कवर करके अपने एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चन ढूंढ लेते हो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप लोग सर्च करोगे तभी तो आपको बेस्ट गाइडलाइंस मिलेंगी। तो उसी तरीके से आप लोग गूगल पे भी सर्च करो, मोबाइल का यूज़ करो, इंटरनेट को यूज़ करो। फ्रेंड्स जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करो। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।